हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम क्लास 11th का हमने 5th चैप्टर शुरू कर दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो एक्सरसाइज की थी, यानी कि जो पिछली वीडियो में हमने की थी, उसमें हमने एक नई चीज़ सीखी थी, पोलर फॉर्म। दरअसल जो हम 10th में करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। उस कार्टेशियन फॉर्म को चेंज करना पोलर फॉर्म में हमने सीखा है। अब पोलर फॉर्म के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया था, पर आज हम सबसे पहले पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता चल ही गया, क्या पता चल गया कि जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, या कह लो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। क्या होती है? एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लो, या फिर आप ए प्लस आयोटा बी कह लो। ठीक है, अब इसका यूज क्या है मैं प्लेन से समझाता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले तो आज आवाज बड़ी आ रही है ना, आवाज के बारे में बताना जरूर, कमेंट में जरूर बताना कि आवाज ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये प्लेन है, हम इसमें क्या बनाते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 ये लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं। अब कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो कि मैंने ये वाला पॉइंट लिया, यहां पे पॉइंट लिया। ठीक है, यहां पर दिख रहा है, इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। देखो, ये यहां से यहां की डिस्टेंस मानी जाती है पहले तो, यानी कि पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। देखो, सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट की ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है? पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। ये वाई एक्सिस है, यहां से यहां बराबर, मतलब यहां से यहां। बिल्कुल सही, 4। सोचने वाली बात है ना, वैल्यू तो एक्स की है लेकिन डिस्टेंस वाई से है। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पहले लिखी जाती है, फिर लिखी जाती है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यहां मानेंगे, यानी कि 3। ठीक है, इतना तो सिंपल है। इसी को हम लिखते हैं 4 + 3 आयोटा। अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, इसी कार्टेशियन प्लेन का वो बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 + 3 आयोटा। बस बीच में प्लस लगा दो। यहां से हमें क्या पता चल जाता है? ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। बस यूं समझो, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नंबर्स, कार्टेशियन प्लेन, पोलर फॉर्म, सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। कल हमने क्या सीखा था कि नंबर क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा कहां से आया वो भी हमने सीखा है। तो दरअसल ये 4 + 3 आयोटा यही होता है। 4, इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है तो ऐसे कर दो। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ये तो है कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि ये जो है ना, ये वाली जो है कार्टेशियन फॉर्म। इस प्लेन को भी कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब दूसरा इसका नंबर 1 और नंबर 2 की मैं बात करता हूं, पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में क्या होता है? पोलर फॉर्म में ये 1 2 3 4 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत, ना इसकी जरूरत। ठीक है, ये नहीं लिखने की जरूरत होती इसमें। पोलर फॉर्म में कैसे? मान लो कि कोई पॉइंट यहां पर है, कुछ भी मान लो, उसको a, b मान लो, a, b, a + आयोटा b, या फिर x, y, x + आयोटा y। इसमें इस पॉइंट की इस ओरिजिन से डिस्टेंस ली जाती है भाई, इस वाली डिस्टेंस को कहा जाता है r, और यहां पर जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको लिया जाता है थीटा। ये होती है पोलर फॉर्म। इसमें एक्स वाई खत्म। ठीक है, अब a और b की मैं वैल्यू निकालना बताऊंगा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो अगर मैं पहली वाली, मतलब दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं पोलर फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखते हैं? a कह लो या x कह लो, और इसको हम क्या लिखते हैं? b कह लो। जैसे 4 और 3 आता ना, ये मान लो a की जगह मैंने 4 ले लिया, या 4 की जगह a ले लिया, और 3 की जगह मैंने b ले लिया, तो इस तरह की ट्रायंगल बन गई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं कर दूं a/r, तो मेरा बनेगा कोस थीटा। r उधर चला जाएगा, a बराबर किसके आ जाएगा? r कोस थीटा। अगर मैं कर दूं b/r, तो ये मेरा बनेगा साइन थीटा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले लगा रहा हूं,
परपेंडिकुलर यानी बेस बाय हाइपोटेनोज कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनोज साइन थीटा, आर चला गया उधर तो बी क्या हो गया आर साइन थीटा। देखो पॉइंट क्या था ए कोमा बी बराबर ये किसके आया, ए की वैल्यू आर कोस थीटा, बी की वैल्यू आर साइन थीटा। इसका मतलब ए बराबर, अगर इसका मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊंगा ए प्लस आयोटा बी तो बराबर क्या हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, यही तो लिखते हैं। और बाद में हम कंपेयर करके क्या कह देते हैं कि रियल को रियल के कंपेयर कर दो, इमेजनी को इमेजनी के कंपेयर कर दो। आर है क्या ना यहाँ पे आर, हाँ आर कॉमन ले लो, चाहे आर कॉमन लिया जा सकता है। बाद में हम क्या कहते हैं रियल को रियल के कंपेयर कर दो, इमेजनरी को इमेजनरी के कंपेयर कर दो, वही चीजें आती है ए इक्वल टू आर को। अगर यहाँ पे कुछ और है जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है, कुछ भी है तो एक्स बराबर हो जाएगा, आप इसको एक्स भी लिख सकते हो कोई बात नहीं है, वाई भी लिख सकते हो एक्स और वाई, तो ये एक्स बराबर किसके हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आर आयोटा आर साइन थीटा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कार्टेशियन प्लेन है वही पोलर प्लेन है, उसमें कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से, ठीक है। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है। पोलर फॉर्म में एक्सिस से डिस्टेंस नहीं लेते, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस नहीं लगते, बल्कि इस पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस ली जाती है, और ओरिजिन से ली गई डिस्टेंस को नॉर्मली आर ही लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको आर ही लिखा जाता है, और साथ में इसका एंगल मापा जाता है। ये दरअसल यूज होते हैं भाई साइंटिस्ट के लिए, जैसे कि अर्थ मून की हम उसकी वो करते हैं, तो वहां पे क्या होता है जैसे सन को हम वो मान लेते हैं, सन को सेंटर मान लेते हैं, अर्थ की ऐसे हमने डिस्टेंस निकालनी है तो उसमें ये सारी चीजें निकालनी है। अब अर्थ में वहां पे कोऑर्डिनेट तो हम बना नहीं सकते, तो वहां से देखा जाता है भाई अब अर्थ यहाँ पर है, इतने एंगल पर मूव हो गई, तो इस तरह से उसकी चीजें उसमें यहाँ पे काम आता है। यानी कि ऑर्बिटल सिस्टम है ना, साइंस में आपने पढ़ा ऑर्बिटल सिस्टम, प्लेन जो भी हैं सारे, सन ठीक है, प्लेनेट अपने पास हैं, प्लेन नहीं प्लेनेट, तो वहां पे ये काम किया जाता है। और ये जो कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, ये जैसे हमारा जीपीएस काम करता है, मोबाइल का एक जीपीएस, वो कार्टेशियन प्लेन के तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हैं दोनों चीज एक ही एक, बस यहाँ पे क्या है ना अर्थ है, अर्थ पर हमने देखो हिस्ट्री में पढ़ा है देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो वो रेखाएं वो ऐसी तो हैं, वो रेखाएं इस तरह से, ठीक है, ये भी थोड़ी सी कल्पना की गई है। तो यहाँ पे इसका यूज होता है, वहां पे उसका यूज होता है, हैं दोनों चीजें एक ही। बस जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे लाइन तो हम एज्यूम कर नहीं सकते, क्या पता कौन सी लाइन कहां पे जाएगी। यहाँ पर तो अर्थ पर तो हम लाइन एज्यूम कर सकते हैं, भाई चलो यहां से जाती हुई एक लाइन मान ली, उससे 100 किलोमीटर दूर एक दूसरी लाइन मान ली, वो आपने सारी चीजें हिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो खैर हमें यहाँ पे ज्यादा पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ए प्लस आयोटा बी, और जो इसका पोलर फॉर्म होती है वो होता है आर कोस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। आर उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, ओरिजिन आप किसी भी चीज को मानो जिसको हम सेंटर मान रहे, और थीटा एंगल होता है विद एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हमने कर ली थी, और आज फिर इसके आगे के कुछ सम रहते हैं वो करेंगे। 4 सम शायद मैंने इसके बताए थे, तो 4 सम के बाद आज हम 5वां सम लेते हैं। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 -1 और माइनस आयोटा पोलर फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो देखो इस नंबर को सबसे पहले क्या करना, लेट -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही लिख दिया। बाद में मल्टीप्लाई करनी है, कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो देखो इधर से रियल पार्ट क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इधर से तो है -1 इक्वल टू में, इधर से है आर कोस थीटा, भाई आर की कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर दूसरा -1 ही इसका इमेजिनरी पार्ट है, और आर साइन थीटा, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब आप कहोगे आयोटा कहां गया, भाई लिख लो, मान लो कि मैंने यहां पे आयोटा लिख दिया, यहां पे आयोटा आर साइन थीटा था, फिर आयोटा से आयोटा कैंसिल होके बचेगा क्या 1, तो यहां पे हम कभी आयोटा नहीं लिखेंगे,
आयोटा कैंसल, आर कोस थीटा बराबर -1 करना है, आर साइन थीटा बराबर आयोटा का कोफिशिएंट करना है, क्योंकि आयोटा कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, आयोटा का कोफिशिएंट -1 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप इनको इधर उधर भी लिख सकते हो, लेफ्ट राइट इनको चेंज कर सकते हो। अगला काम हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा और उनको करना पड़ेगा ऐड। स्क्वेयरिंग करके ऐड करोगे, देखो ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -1 प्लस का 1 और 1 2, और फिर यहां से आर स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से आर की वैल्यू हमारे पास √2 आई। ये 1 और 2 में पुट कर दो, पुट इन 1 and 2। 1 में मैंने पुट किया यहां पे, तो -1 इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, और दूसरे में वो पुट किया, यहां लिख लेता हूं -1 इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहां से कोस थीटा मेरे पास आया -1/√2, और यहां से अगर √2 को मैं बटे में कर दूं तो साइन थीटा मेरे पास आया -1/√2। इतना आपको करना है, और इतना करने के बाद अब 1/√2 तो हमें पता है 45 डिग्री पे होता है, π/4 पे होता है, लेकिन ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये होता है तीसरे क्वाड्रेंट में। अब मैंने क्या कहा था, अगर दूसरा क्वाड्रेंट आए तो आपको 180 में से, मतलब पाई में से घटाना है, पाई में से माइनस करना है थीटा। थीटा कौन सा, जैसे यहां पे 1/√2 है, यहां पे भी 1/√2 है, 1/√2 कोस में और साइन में दोनों में एक ही वैल्यू होती है π/4 की। ऐसा कभी नहीं होता यहां पे 1/√2 मिल जाए, यहां पे कुछ और मिल जाए, जैसे 1 मिल जाए, या तो ये दोनों की वैल्यू 60 पे निकलेगी, या ये 30 पे निकलेगी, या 45 पे, या 90 पे, या 0 पे। ऐसा नहीं हो सकता ये 45 पे है, ये 30 पे है, जैसे यहां पे 1/2 हो जाए, यहां पे 1/√2 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कभी भी नहीं होता किसी भी सम में। तो दोनों पे सेम आएगा। अब 1/√2 1/2 45 पे है, 45 थीटा है नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव होते हैं मेरे तीसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे के लिए मैंने बताया था π-, तीसरे के लिए मैंने बताया था π+, और चौथे के लिए मैंने बताया था 2π-। फिर भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो इसका जो थीटा होता है, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की हम बात करें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, वो होता है -π से π तक। अब किसी वजह से अगर ये पाई से बड़ा आ जाए तो उसमें से फिर घटाना है -2π। ये कब घटाना है, इफ जो थीटा है वो ग्रेटर इक्वल टू पाई आ जाए, ग्रेटर पाई इक्वल, हाँ ग्रेटर पाई आ जाए, पाई से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये करना है। अब देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा, फिलहाल तो हम थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा क्या है, 1/√2 1/2 45 पे, थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई में से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं प्लस करना पड़ेगा, सुनो प्लस करना पड़ेगा। थीटा मेरा आया π + π/4, एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो 5π/4। थीटा मेरा 5π/4 आया, लेकिन इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा होती है, तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 5π/4 नहीं है, क्योंकि ये 180 से बड़ा है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा जब इसमें से आप 2π और माइनस कर दोगे, 4 एलसीएम आया, 5π - 8π मतलब माइनस का 3π/8, नहीं 4, सॉरी 4 आना था, हाँ 4, ठीक है ये आया। और पाई की वैल्यू 45 होती है, अब मल्टीप्लाई करके आप 180/4 45, 45 की -3 से गुणा करोगे, -180 और +180 के बीच में आता है, तो यही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। हमने क्या चीज निकाली, मॉडुलस। ये क्या होता है, मॉडुलस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब हम क्या निकालेंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या करना है, कुछ नहीं, ये वैल्यू बस यहां पे रख दो, इक्वल टू आर की जगह आर की वैल्यू √2 ब्रैकेट में कोस
-3π/4 और प्लस आयोटा माइनस साइन भी आएगा, साइन और -3π/4। आपको दिख रहा होगा, वरना मैं बोल देता हूं √2 कोस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -√3π/4। ये यहां से दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे -3π/4 है और कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सिर्फ रखी है। ना आपको कोई माइनस बाहर निकालना, ना अंदर ले जाना, कुछ नहीं करना। इस तरह से आपको ये सम करना है। ये ही हमारी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है। कल भी हमने इसी तरीके से किए थे, आज भी सेम वही तरीका है, वही मेथड है। और लेते हैं, बस मेरी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। कौन सी वाली? सेकंड क्वाड्रेंट 180 से कम होता है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से ज्यादा होता है और चौथा क्वाड्रेंट 360 से कम होता है। फिर भी वैल्यू अगर 180 से बड़ी आती है तो उसमें से माइनस का 2 पाई आपको करना पड़ेगा, -360 करना पड़ेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन है कि वो उस -π से +π के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा या छोटा नहीं। ठीक है। और कई बार ऐसे सम भी आ जाते हैं। हाँ, 6th आ गया। जैसे 6th में देखो सिर्फ -3 लिख रखा है, सिर्फ ओनली -3। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ आपको -3 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं। लेट -3 = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहो कर लो, -3 r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। उसके बाद कंपेयर करना है, ये तो हर सम में करना है, कंपेयर करना है। r cos थीटा = -3। देखो ये -3 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तो फिर r साइन थीटा क्या होगा? ये वाला क्या होगा भाई? ये वाला तो 0 होगा, है ही नहीं तो 0 होगा। करना वही है आगे भी, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो यहां से r स्क्वायर आएगा, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। और r की वैल्यू यहां से निकल गई मेरी 3, r की वैल्यू 3 निकल गई। इसमें पुट कर दो और इसमें भी पुट कर दो। पुट इन 1 and 2, 1 and 2। अब इसमें यहां पे मैं पुट करूंगा 3, तो ये मेरा आया 3 cos थीटा = -3, cos थीटा = -3/3 माइनस का 1। अच्छा, यहां पे पुट करूंगा 3 sin थीटा = 0, और 0 बटे में चला गया तो sin थीटा = 0। अब आपको बताना यह है कि cos थीटा -1 और sin थीटा 0 किस पे होता है। ये हमारा क्या है? मॉडुलस। r की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस। थीटा -1 और थीटा 0, साइन किस पे 0 होता है? कोस किस पे -1 होता है? किस पे होता है -1? देखो मैं एक तरीका बताता हूं, आपको इतना तो पता ही होगा कि साइन और कोस 0 पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, इतना पता है। ठीक। अब मेरी बात एक बहुत ध्यान से समझ लो, आप वैल्यू नहीं भूलोगे। एक तरीका बता रहा हूं। 0 में 180 जोड़ा, फिर 180 जोड़ा 360, फिर जोड़ा नहीं 180 नहीं, 0 में 90 जोड़ते जाओ, 90 180 290 जोड़ा तो 270 360। ठीक है। अब देखो साइन 0 0, साइन 90 1, 180 फिर 0, 270 -1, 360 फिर 0। मेरी बात समझे हो? वैल्यू याद रख लो, ये ट्रिक है, वैल्यू याद रखने की ट्रिक है। साइन 0 0, ये ट्रिक कैसे काम करेगी? बस जहां तक आपको वैल्यू निकालना चाहते हो वहां तक निकाल लो। मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन की, साइन थीटा की। 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे, फिर इसमें 90 जोड़ दिया 450 पे, फिर इसमें 90 जोड़ दिया 540 में, फिर इसमें 90 जोड़ दिया 630 पे। 630 की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी भी। इससे आगे और 90 जोड़ दो 720, और 90 जोड़ दो 810, और 90 जोड़ दो 900। तो भाई 0 पे तो 0 होती है, इतना तो पता है। आगे क्या करो, 1 -1, नहीं 0 1 0 -1 0 1 0 -1, वैल्यू निकल जाएंगी। बस आपको पता चल जाएगा। अब मान लो कि हमें 1100 1200 पे वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू 90 जोड़ के 90 का फर्क होना चाहिए। इसी तरह से कोस भी, कोस 0 का आपको पता है 1 1 0 -1 0 1 0 -1 0, दो ही तो अक्सर याद करने, 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0। अब 630 पे 0 है,
कोस की 360 पे 1 है, 90 जोड़ दिया 450 पे 0, फिर 90 जोड़ोगे तो -1, 1 -1 की फॉर्म में चलेगा ये, 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1, साइन भी कोस भी। अब देखो 0 पे 0 और -1 कोस में किस पे आ रहा है, ये रहा, आ तो आगे भी रहा है लेकिन भाई वो उसमें रेंज में नहीं है, -π से π के बीच में नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, तो ये वाला लेंगे ना 180 पाई लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी कि जो थीटा है वो भी पाई है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो भी पाई है। अब पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। पोलर फॉर्म इसमें वैल्यू रख दो बस, r की वैल्यू है 3 और यहां पे वैल्यू मैंने निकाली पाई, तो कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई हमारा इसका पोलर फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन का तो कई बार डायरेक्ट आंसर भी निकल जाता है। ये -3 है, इसको मैंने लिख दिया 3 गुणा में -1, और 3 और -1 मुझे पता है सीधी सी कोस पाई की वैल्यू होती है और प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। मैं डायरेक्ट भी इसका अंदाजा लगा सकता था। अगर आपको यहाँ -1 को, अगर आप इसको -1 + 0 आयोटा लिख दो तो फिर आपको क्या सोचना है भाई, 0 किस पे होती है और -1 किस पे होती है, एंगल सेम होना चाहिए। कोस पाई पे -1 होता है और साइन पाई पे आयोटा होता है, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट भी निकल सकता था। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अभी नहीं आएगा आपके समझ में, कोई बात नहीं, टाइम लग के आ जाएगा, लेकिन आप कर लोगे बड़े आराम से जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें हम लेते हैं 8th ले लेते हैं, 7th बहुत इजी है, हाँ 8th ले लेते हैं। अब 8th का भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं, क्वेश्चन नंबर 8th लास्ट है ना इसका, हाँ 8th इसका लास्ट है, बस यही करेंगे। तो इसका भी अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, देखो आयोटा को 0 + आयोटा लिख सकते हो, और देखो ये 0 + 1 आयोटा ही है, इतना तो समझो। 0 किस पे वैल्यू होती है और 1 किस पे वैल्यू होती है, बस इतना तो पता है। देखो क्या लिखते हैं हम, पहले क्या आता है कोस, r कोस थीटा, फिर क्या आता है साइन, r साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा, कोस में 0 किस पे होता है, साइन थीटा, साइन में 1 किस पे होता है, आंसर निकल जाएगा r कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। बात बनी कि नहीं बनी, बात बनी कि नहीं बनी, कोस π/2 0, साइन π/2 1, साथ में लगा आयोटा। आर की वैल्यू क्या लें, आर की वैल्यू 1 ले लो, और क्या लेंगे, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो मॉडुलस क्या आया 1 और थीटा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसको पूरा सिंपल अपने नॉर्मल तरीके से करो। कैसे, लेट 0 + आयोटा इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो 0 + आयोटा, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। कंपेयर करना है आगे, हर क्वेश्चन में कंपेयर। अब ये लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं है, r कोस थीटा इक्वल टू 0, r साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आयोटा का कोफिशिएंट, स्क्वेयरिंग एडिंग करना है, हमेशा स्क्वेयरिंग एडिंग करके r स्क्वेयर की वैल्यू 1 आएगी। तो r की वैल्यू देख लो, यहां से भी तो 1 आई, जब मैंने डायरेक्ट बताया था तब क्या बताया था, वही तो बताया था। फिर ये वैल्यू यहां पे रखनी है आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहां पे 1 रखूंगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां पे रखूंगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो भाई वही तो आया, शुरू में मैं क्या बता रहा था, कोस में 0 किस पे होता है, साइन में 1 किस पे होता है, वही तो आया। तो यहां से थीटा मेरा क्या निकला, π/2। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करा, 90 की बात करा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू, और ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। क्यों, क्योंकि ये -π से π के बीच में लाई करता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। अब करना क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल गया, मॉडुलस निकल गया, रख दो वैल्यू। r की जगह क्या रखोगे 1, थीटा की जगह क्या रखोगे π/2, कोई फर्क है। अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सबको। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी, और पोलर फॉर्म का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई, ठीक है। और आवाज़ की मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने माइक थोड़ा सा लिया है, क्योंकि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो आज कमेंट में ज़रूर बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है।
ठीक है, आवाज़ अच्छी से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये कर लेना। उसके बाद कल हम नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कुछ नई चीज़ें हैं, शायद मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ठीक है, देख लेंगे। ओके, थैंक यू।